नमस्कार दोस्तों, सभी को स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में है। जो कि नो कॉस्ट ईएमआई का हिडन कॉस्ट क्या है। अक्सर आप देख सकते हो, जितने भी बड़े बड़े साइट रहते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर जितने भी बड़े बड़े ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा नो कॉस्ट ईएमआई। ये नो कॉस्ट ईएमआई हो या फिर आपको जो ईएमआई जो आपको चार्जेस नहीं लगता है, एक्स्ट्रा कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, ये बोल के आप बहुत से लोग जो है ईएमआई ले लेते हो। आप महंगे महंगे प्रोडक्ट्स भी खरीद लेते हो, ताकि वो फ्रिज हो या फिर मोबाइल्स हो। ज़्यादातर मोबाइल्स खरीदते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट से हो तो। अभी तो मोबाइल का प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो नो कॉस्ट ईएमआई में लोग खरीद लेते हैं। कैमरा हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, या फिर कोई भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हो, लैपटॉप भी हो सकता है, जहाँ पे आपको कुछ कुछ बैंक के तरफ से आपको नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर किए जाते हैं। ये अधिकतर जो है क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही मिलता है, तो इसीलिए डेबिट कार्ड का भी ऑफर रहता है, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही मैक्सिमम बैंक जो देते हैं, उसी के ऊपर मिल जाता है आपको नो कॉस्ट ईएमआई। अभी नो कॉस्ट ईएमआई में जो सबसे बेहतरीन और सबसे जो बढ़िया बात जो आपको लोगों को दिखता है, वो है कि उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है अगर वो कुछ टाइम पीरियड के लिए लेते हैं लोन। उससे ज़्यादा लेंगे तो उनको भी चार्जेस लगता है, लेकिन अगर सपोज़ कि 12 मंथ्स का नो कॉस्ट ईएमआई है, तो 12 मंथ्स का अगर आप वो लेते हैं ईएमआई के लिए, अगर आप वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। ये बोल के लोग लोन ले लेते हैं, यानी कि क्रेडिट कार्ड से जो वो है एसेंशियली वो एक लोन ही है। अब क्रेडिट कार्ड से वो डेबिट हो जाता है। अब उसके बाद असली जो काम है स्टार्ट होता है क्रेडिट कार्ड का। तो क्रेडिट कार्ड का जो नियम है आपको वो भी मालूम रहना चाहिए। ये जो हो गया आपका अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट का जो मार्केट प्लेस है, वहाँ का बात हो गया, जहाँ पे आपको वो ऑफ़र दिया जा रहा है कि नो कॉस्ट ईएमआई है। ये बैंक ही ऑफ़र करता है इन लोगों, इतने बड़े बड़े मार्केट प्लेस को। तो आपको नो कॉस्ट ईएमआई हो गया, ये आपका पेमेंट आपने कर दिया प्रोडक्ट का, आपका उधर से हो गया, आपका प्रोडक्ट रेडी शिफ्ट हो गया, आपके पास पार्सल पहुंच गया, डिलीवर्ड हो गया। उसका बाद मार्केट प्लेस का काम ख़त्म। अब जो है मार्केट प्लेस का बस वहीं तक काम था, उसने तुरंत आपका जो अमाउंट है वो आपका क्रेडिट कार्ड से डेबिट कर लिया। सपोज़ कि 50,000 मान के चलिए, तो 50,000 उन्होंने डेबिट कर लिया, वहीं पे तुरंत डेबिट कर लिया। अब उसका बाद जो है आपको वो बैंक बोलेगा कि हम उसको कन्वर्ट करेंगे ईएमआई में। ईएमआई में कन्वर्ट करने के बाद आपको सिर्फ ईएमआई पे करना है। तो आपको लगेगा चलो बढ़िया है, 2,000 का ईएमआई है, 3,000 का ईएमआई है, वो तो पे ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई जॉब करते हो, सैलरीड हो, या फिर कोई बिज़नेस करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको मालूम रहेगा कि चलो इतना तो मेरे काबिलियत में है, हम लोग कर लेंगे पेमेंट, कोई बात नहीं है। तो चलो आप उसके बदले में खुश भी हो गए, प्रोडक्ट आपको टाइम में मिल गया, आपको डिस्काउंट भी मिल गया, और कोई एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट भी नहीं लग रहा है, ये बोल के आप ले लिए। अब उसका बाद हो जाता है असली प्रॉब्लम, जो 99% यूज़र को नहीं मालूम रहता है। बैंक का काम इसका बाद से स्टार्ट होता है। तो वहाँ तक आपका जो मार्केट प्लेस का काम था वहाँ पर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट या फिर कोई भी बड़ा मार्केट प्लेस, उसका पेमेंट तुरंत उसको मिल गया, और वो जो है उसको पेमेंट वो ब्लॉक हो गया आपका कार्ड में। तो आपका वो अमेज़ॉन और इनका कोई दिक्कत नहीं है, वो हो गया उसका काम। अब जो डेबिट का जो काम है, अब ये स्टार्ट करने वाला है बैंक। अब बैंक क्या करते हैं, आपका सपोज़ कि आपका नो कॉस्ट ईएमआई है 12 मंथ्स का। आपके ऊपर आपको आपका अगर आप क्रेडिट कार्ड का पॉलिसी आप ठीक से देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि हर एक क्रेडिट कार्ड का कुछ अपना पॉलिसी रहता है। उसका करना होता है कि 50 डेज़ के अंदर फुल पेमेंट करना होता है। जो भी आपने अमाउंट जो है डेबिट किया है आपने, जो भी आपका अमाउंट है आपने जो ट्रांजैक्शन में यूज़ किया है, तो उसको 50 डेज़ के अंदर फुल पेमेंट करना होता है। ये आपका कोई भी बैंक में देख लो, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोई भी आपका बैंक देख लो, हर एक का अलग अलग होता है। किसी का 50 डेज़ रहता है, तो किसी का 45 डेज़ रहता है, किसी का 35 डेज़ रहता है, तो किसी का 60 डेज़ भी रहता है। इस टाइप से अलग अलग वैरी होता रहता है, लेकिन उनका एक टाइम फ्रेम रहता है। तो बहुत सारे लोग जो क्रेडिट कार्ड लेते हैं उनको मालूम भी नहीं रहता है कि ऐसे एक टाइम फ्रेम भी है, और अधिकतर बैंक वाले इसे उसको मेंशन भी नहीं करते हैं क्रेडिट कार्ड लेते टाइम। तो इसीलिए लोग ले लेते हैं क्रेडिट कार्ड, फिर आ जाता है असली गेम। चलिए चलिए आपका 45 डेज़ जैसे ही आपका क्रॉस हो जाता है, आप सोचो कि फर्स्ट महीने में आपने ईएमआई पे कर दिया, आपका 3,000 रुपये ईएमआई लगा, आपने पे कर दिया हम बैंक को, 3,000 रुपये डेबिट हो गया। अगले महीने भी आपने पे कर दिया 3,000 रुपये, तो उसका भी हो गया, आप तो खुश। चलो, आप कोई एक्स्ट्रा आपको अमाउंट नहीं पे करना पड़ रहा है, सिर्फ आपको ईएमआई पे करने से हो जा रहा है। अब जो गेम चालू होने वाला है वो होने वाला है उस थर्ड मंथ से। थर्ड मंथ में जो है आपका वो टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है, 50 डेज़ का हो या फिर 60 डेज़, 35, 45 डेज़, जो भी डेज़ का हो, वो टाइम फ्रेम ख़त्म हो चुका है। आपका जो अब रिमेनिंग अमाउंट है, अभी आपका 50,000 का आप लोन लिए थे, यानी कि आपका उससे प्रोडक्ट आप खरीदे थे। आपके पास जो रिमेनिंग अमाउंट हो गया, आपको 3,000 करके आप पे कर रहे हैं, तो आपको 6,000 आपने पे कर दिया। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके ऊपर आपको लगेगा इंटरेस्ट। अब क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट कितना रहता है, कुछ कुछ क्रेडिट कार्ड का 45% रहता है, कुछ कुछ का 50% भी हो सकता है, कुछ कुछ का 35% से 45% तक भी रहता है, वैरी करता है। तो आपको वो मालूम नहीं रहेगा।
तो अगले ही महीने आपको दिखेगा कि आपका जो चार्ज आ रहा है ईएमआई के साथ साथ कुछ एडिशनल चार्जेस भी आ रहे हैं। तो आपको लगेगा क्या हो गया, आपका इसका ज़्यादा चार्जेस क्यों लग रहा है, मैंने तो ये पेमेंट कर रहा हूँ ठीक टाइम पे। तब जाके आपको मालूम चलेगा कि पूरा ही एक गड़बड़ चीज़ है। तो अब आप फंस चुके हो। अब आपको 50,000 का जो बल्क अमाउंट है, जो आपको लगा था कि आप एक्चुअली में पे कर रहे हो, वो आपको मंथली बेसिस पे वो आपको तुरंत ही पे करना होगा, वरना आपके ऊपर हर एक महीना इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। और ये जो इंटरेस्ट है ये कंपाउंडिंग होता रहता है। ओके, ये कंपाउंडिंग होने का मतलब ये है कि अगर आपने फिर से आपने 4,000 रुपीज़ का बिल आ गया अगले महीने, आपने उसको भी पे कर दिया 4,000, उसके ऊपर आपके ऊपर रिमेनिंग अमाउंट को फिर से इंटरेस्ट लगेगा और वो कंपाउंडिंग होता रहता है 35%, 40% ऐसा बोल के उसका कंपाउंडिंग होकर कुल मिला के जो इंटरेस्ट रेट रहता है ऐसा बढ़ के 45% के आसपास जाके रुकता है। तो आप हिसाब मान लो कि कितना आपका रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर आप ईएमआई पे कर रहे हो और रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर भी आप इंटरेस्ट पे करो। और बाई चांस अगर आपका कोई भी बाउंस हो गया, सपोज़ कि आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया, उनका पेमेंट साइकिल भी अलग अलग बैंक का रहता है, लेकिन मान के चलिए 1 से 5 तक उसका टाइमिंग है, 7 तक टाइमिंग है। अगर आपने टाइमिंग मिस कर गया, कोई भी कारण से अगर आप टाइमिंग मिस करते हो, तो आपके उसको लाएगा पेनल्टी चार्जेस। पेनल्टी चार्जेस वो अलग अलग बैंक का अलग अलग होता है, उसमें किसी का 500 रुपीज़ होता है तो किसी का 1,000 रुपीज़ भी हो जाता है। ठीक है, तो वो अलग से आपको 1,000 रुपीज़ फिर से पे करना होगा एज अ बाउंस चार्जेस। फिर अगर आप पेनल्टी लग जाता है, अगर आपको 2 महीना पेमेंट किसी तरह से आप कर नहीं पाए क्योंकि उसका ईएमआई बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, तब आपको लगेगा पेनल्टी चार्जेस। पेनल्टी चार्जेस पे आपको फिर और 500 रुपीज़ या फिर 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना हो सकता है। इसका मतलब आप 3,000 रुपीज़ तो पहले पे कर ही रहे थे, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट जो भी पड़ रहा है आपका रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर शायद 3,000 और देना पड़े, और जो बाउंस चार्जेस, इंटरेस्ट चार्जेस, ये सब कुल मिला के आपको 7 से 8,000 तक भी आपका अमाउंट पहुंच सकता है। तब उसके बाद क्या हो जाता है, अधिकतर इंडियन कस्टमर को, इंडियन कंज्यूमर को यहीं पे दिक्कत आ जाता है, वो पेमेंट कर ही नहीं पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूम चले, और सतर्क रहिए। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड लेना है तो मैं मालूम करें कि सबको पहले आपके पास पूरा कैश रहना चाहिए, तब जाए क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है। धन्यवाद।